बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर्स में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्या पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था। और आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं टेंसेज। और टेंसेज का बाकायदा आगाज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फंक्शंस को, यूजेज को सीखेंगे कि इसके यूजेज क्या हैं, इसको हम किस किस मौके पर इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे। और रूल्स के बाद अगर हमारे पास टाइम हुआ इसी लेक्चर के अंदर हम इसको पैसिव भी पढ़ेंगे, इनकी इसके एक्टिव फॉर्म भी पढ़ लेंगे हम और इसकी पैसिव फॉर्म भी पढ़ लेंगे। ये थोड़ा सा डिटेल में टेंस आपको पढ़ाया जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं इस टेंस के अंदर अगर आपको समझ आ जाए तो वो अगले टेंस आपके लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले ये जो टाइटल लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको समझने की कोशिश करें। ये क्या है? प्रेजेंट से मुराद क्या है? प्रेजेंट टाइम, करंट टाइम, इनके मौजूदा टाइम, राइट। तो इनके ये प्रेजेंट शो कर रहा है कि मौजूदा टाइम में जो हम काम करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे उस चीज़ को। उसके बाद इनडेफिनेट, इसका मतलब होता है गैर मतलब। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कह दें सिंपली कि नामुकम्मल, यानी कि ये एक ऐसा टेंस है जो नामुकम्मल है, राइट। और ये टेंस जो है ये किसका टाइम हमें बताएगा? एक्शन का टाइम बताएगा, वक्त का, सॉरी टाइम, काम का क्या बताएगा हमें? वक्त बताएगा। और उसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ कि इसकी यूजेज क्या है। अब यूजेज की बात करें आप तो सबसे पहले हम जो लिखेंगे यूजेज, उसमें क्या क्या चीज़ आ जाएगी। सबसे पहले अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट्स योर डेली रूटीन, आपकी डेली रूटीन क्या है, तो वो हमने किस टेंस में एक्सप्रेस करनी है, किस टेंस में बयान करनी है, वो है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो डेली रूटीन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किस टेंस की ज़रूरत पड़ेगी? डेली रूटीन की। नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि जेंटलमैन प्लीज़ टेल मी योर डेली रूटीन या व्हाट्स योर डेली रूटीन। तो आपने इधर उधर मूव होने की बजाय सीधा सीधा कॉन्टेक्ट करना है किसके साथ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। जैसे ही आप डेली रूटीन को का कनेक्शन बना देंगे किसके साथ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी डेली रूटीन बताना। क्यों? उस वक्त सिर्फ आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपने जहन में रखने हैं वो किस टेंस के रखने होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो डेली रूटीन का कनेक्शन हमने किसके साथ बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। उसके बाद दूसरी चीज़ है वो हमारे पास कौन सी है? रिपीटेड एक्शंस। अब रिपीटेड एक्शंस हमारे पास कौन से हैं? इनके आपको पता है कि कहा जाता है कि ये टेंस नामुकम्मल टेंस है। इनके आप एक काम करते हैं, दूसरे दिन वो फिर काम करते हैं, तीसरे दिन फिर वही काम करते हैं, चौथे दिन फिर वही काम करते हैं। अगर आप अपने लास्ट वीक या एक हफ्ते की रूटीन को जज करें तो आपको मोर देन 90% ऐसे काम मिलेंगे जो आप रोज़ाना करते हैं, राइट। तो बहुत कम काम ऐसे होंगे जो आपकी रूटीन में बदलते हैं। इनके 1 2 3 4 काम ऐसे हो सकते हैं जो आपकी रूटीन इनके में बदल दें। इनके आज कुछ और हैं, कल कुछ और हो सकते हैं, परसों कुछ और हो सकते हैं। लेकिन आम तौर पर होता यह है कि आपकी रूटीन ऑलमोस्ट सेम रहती है, राइट। उसके बाद इसलिए रिपीटेड एक्शन से मुराद क्या है कि आप जो काम बार बार करते रहते हो तो उसको भी हम किस टेंस में डिस्क्राइब करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद आपकी आ जाती हैं कुछ हैबिट्स, आ जाती हैं आदत आ जाती हैं। अब हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब हैबिट्स में 2 चीज़ें आप ध्यान में रख लें। एक वो काम जो आप बाज़ औक़ात करते हैं, समटाइम्स करते हैं, रेयरली करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। और एक वो काम जो आप अक्सर करते हैं, ज़्यादा करते हैं। मतलब इनके वर्ड्स कुछ होते हैं जो मतलब आप यूज़ कर सकते हो। जिस तरह आप लफ्ज़ क्या है? मोस्टली, रेयरली, उसके बाद समटाइम्स, उसके बाद अगर आप देखें मज़ीद वर्ड्स तो क्या आप लिख सकते हैं? ऑफन। ये इस तरह के वर्ड्स हैं। और एक और वर्ड इन दीज डेज कर लें या नाउ डेज कर लें। ये वो वर्ड्स हैं
जो अक्सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस के साथ अटैच होते हैं। आप कहते हैं कि मैं अक्सर ये काम करता हूँ, मैं बाज़ का यानी कि शाज़ व नादर ये काम करता हूँ, मैं अक्सर ये खाता हूँ, मैं आजकल ये काम करता हूँ। तो ये बेसिकली इनका ताल्लुक, इन वर्ड्स का ताल्लुक किस टेंस के साथ ज़्यादातर जुड़ा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। आगे मैं मूव करता हूँ कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स की तरफ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ्स कौन से होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ से मुराद क्या है? आलमगीर सच्चाई। आलमगीर सच्चाइयों से मुराद क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स, आलमगीर सच्चाइयाँ। अब आलमगीर सच्चाइयों की जब हम बात करेंगे तो इसमें एक चीज़ आपने जहन नशीन कर लेनी है कि दुनिया का कोई भी एक ऐसा ट्रूथ जिसको कोई भी डिनाई नहीं करता, चाहे वो किसी भी जगह का हो, किसी भी मज़हब में हो, वो उस सच को डिनाई नहीं किया जा सकता। उसकी मिसाल मैं आपको छोटी सी दे देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब इसको कौन डिनाई करेगा? दुनिया का कोई भी रिलीजन हो, लेकिन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी को मानेगा। मैं कहता हूँ यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, इत्फाक में बरकत है। इसको भी दुनिया का कोई भी बंदा हो वो इसको क्या करेगा? मानेगा। आगे बात करता हूँ मैं नेक्स्ट कि यूनिवर्सल ट्रूथ्स के बाद एक होती है कन्फर्म्ड न्यूज़। कन्फर्म्ड न्यूज़ की बात करेंगे तो इसमें क्या है? कन्फर्म्ड न्यूज़ में कि ऐसी खबर जो कन्फर्म्ड है। अब ये नहीं है कि छोटी मोटी हमारी जो लोकल खबरें हैं उनको हम ले के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अप्लाई करना शुरू कर दें, नहीं। एक ऐसी खबर जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो? कन्फर्म्ड हो। अब कौन सी हो सकती है? जैसे फ़र्ज़ करें एक गेम्स की तरफ आ जाएं, क्रिकेट की तरफ आ जाएं, तो हम कहते हैं कि कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या होगा? मैच होगा। ये वो खबर है नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या है? कन्फर्म्ड है, वाइड स्प्रेड यानी कि क्या है? ये खबर फैली हुई है। अब देखना ये है यहाँ पे हमने, ये इतनी बड़ी खबर है तो इस खबर का ताल्लुक बेसिकली किसके साथ है? आने वाले वक्त के साथ कि कल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होगा। इट मीन्स कि आने वाले कल होगा। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। नहीं, इस तरह की कोई भी खबर हो उसके लिए आप कौन सा टेंस इस्तेमाल करें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करें, क्योंकि कन्फर्म्ड न्यूज़ के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। उसके बाद दूसरी इसकी मिसाल ये लेने कि दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई भी प्रेसिडेंट हैं, तो वो किसी मुल्क का दौरा करना चाह रहे हैं, टूर करना चाह रहे हैं, विज़िट करना चाह रहे हैं। अगर वो एक हफ़्ता पहले हमें कंफर्म हो जाता है कि ये नेक्स्ट वीक वहाँ जाएंगे, तो उस खबर को भी हम किस टेंस में बयान कर सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये था बेसिकली हमारा एक छोटा सा इंट्रो किस हवाले से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फंक्शंस क्या हैं। अगर आप यही चीज़ें समझ जाएँ, बाकी चीज़ों को छोड़ें, तो आपको 50% आपको ये टेंस समझ आ गया होगा। क्योंकि अक्सर आपसे जब कहा जाता है कि इंग्लिश में बात करें या इंग्लिश में कोई चीज़ लिखें, तो आपको कहा जाता है कि आप अपनी डेली रूटीन लिखें, तो उसमें भी हम अपनी मर्ज़ी के टेंस इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जब डेली रूटीन की बात होगी तो सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ आ जाएं, क्योंकि ये डेली रूटीन में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे होते हैं। इसी तरह रिपीटेड एक्शंस की बात हो, हैबिट्स की बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात हो, कन्फर्म्ड न्यूज़ की बात हो, तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है, राइट। हाँ, एक चीज़ लाजमी ध्यान में रखिएगा, अगर टाइम मेंशन कर दिया जाता है कि आपकी बचपन में डेली रूटीन क्या थी, तो बचपन जब बात हो जाएगी तो फिर आपने माजी में चले जाना होगा, लेकिन उसको फिर इसके साथ मिक्सअप नहीं करना है। जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी डेली रूटीन क्या है, तो फिर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताना है। साथ टाइम फिक्स कर दिया गया है, बता दिया गया है, तो वहाँ पर आपने एहतियात करनी होगी। उसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ आपको कि इसके रूल्स क्या हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या हैं। सबसे पहले हमने इसको उर्दू लैंग्वेज में पहचानने के लिए इसकी रिकॉग्निशन इसकी क्या है? बेसिकली रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? पहचान। अब इसकी पहचान क्या है? एंड ऑफ द उर्दू सेंटेंसेस क्या है? ता है, ती है, ते हैं। ये जब आपने देखा होगा तो डेफिनेटली एक दफ़ा आपके चेहरे के ऊपर स्माइल लाजमी आएगी। इट इज़ इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे टू टीच। ता है, ती है, ते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी नेसेसरी एज वेल। उसकी वजह ये होती है कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के स्टूडेंट्स आते हैं या नॉर्मली जिनका मीडियम ही इंग्लिश होता है, दे डोंट नो अबाउट ता है, ती है, ते हैं, बट इवन देन दे कैन ट्रांसलेट ईजीली, राइट।
बाज़ का होता है कि ये इसलिए लिखा जाता है कि आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए। और बाज़ का एक सवाल ये पूछा जाता है कि बाज़ का मैं कहता हूँ कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैंने लफ्ज़ हूँ यूज़ किया, इधर खै लिखा हुआ है, ही ती खै लिखा हुआ है, खे लिखा हुआ है, हूँ तो लिखा कोई नहीं हुआ। तो अक्सर ये मजाक में या फ़नी अंदाज में स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ता है की जगह ता हूँ भी हो सकता है, राइट। ये पहचान होगी इसकी उर्दू लैंग्वेज में। फ़र्ज़ करें आपके पास एक उर्दू स्क्रिप्ट है, इनके उर्दू का अखबार है, या फिर आपके पास कोई बुक है जो उर्दू में लिखी हुई है, या कोई पैराग्राफ है जो उर्दू में है, और उसकी आप पढ़ते जा रहे हैं और उसकी एंडिंग्स में आप ये चीज़ें देखते जा रहे हैं। तो जब ये चीज़ें आप देखते जाएंगे तो फ़ौरन आपके जहन में कौन सा टेंस आ जाना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाना चाहिए, राइट। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी तो ये बेसिकली ने ता है, ती है, ते है लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, इनके सेकंड ईयर में पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे एक पैराग्राफ आता है उर्दू में, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ये चीज़ें अगर आपके जहन में रहेंगी, इस तरह के पैराग्राफ्स आ जाएंगे। अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं तो जब ये चीज़ें आपके जहन में होंगी तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट लाजमी मिलेगा कि यार इस चीज़ का ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ है, तो हमें सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ मूव होना है, जंप करना है, उसके रूल्स को देखना है, तो फ़ौरन आप उसको क्या करेंगे? ट्रांसलेट कर लेंगे। आगे बात करता हूँ, दूसरी बात इसकी कौन सी है? वो है बेसिकली वर्ब। अब वर्ब जो है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ वर्ब, वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एन एक्शन। यानी कि वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें एक्शन बताता है, और स्टेट ऑफ बीइंग, या किसी चीज़ की हालत, राइट। ये बेसिकली क्या है? वर्ब की डेफिनेशन है। एक्शन से मुराद क्या होता है? टेलिंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स। जैसा मैं कहता हूँ ईटिंग, स्लीपिंग, वीपिंग, क्राइंग, लॉफिंग, स्माइलिंग, ये हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं? टेलिंग वर्ड्स हैं। और दूसरा जो स्टेट ऑफ बीइंग है वो बेसिकली किसी चीज़ की कंडीशन, या किसी चीज़ की पोजीशन, या किसी चीज़ की हालत को जानने के लिए, या किसी चीज़ की सिचुएशन जानने के लिए हम स्टेट ऑफ बीइंग, यानी जो बी की फॉर्म्स होती हैं प्रेजेंट में भी पास्ट में भी, उनको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद उसकी डिटेल जब आए, जब वो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ मैं आपको रिमाइंड कराता जाऊँगा कि ये बी की फॉर्म्स हैं, ये किसकी फॉर्म्स हैं, एट्सेट्रा। अब मूव करता हूँ नेक्स्ट कि इस टेंस में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म से मुराद क्या है? V1। थोड़ी देर पहले यानी कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? इसको डिस्कस किया था कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स जो हैं उनके नाम क्या हैं। V1 को क्या कहा जाता है? बेस फॉर्म। तो इस टेंस में हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ नोट करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नोट है आप सबके लिए, इसको प्लीज़ लाजमी समझिएगा कि जब हम V1 तो इस्तेमाल करेंगे और हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 जो होता है उसके साथ हम कभी S का इजाफा करते हैं, कभी ES का इजाफा करते हैं, और कभी हम IES का इजाफा करते हैं। अब हमने देखना है कि ये तो ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जब से भी ये पढ़ाया जा रहा है या जब से हमने पढ़ा है, तो अक्सर जब कह दिया जाता है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम क्या करेंगे? S का, ES का या फिर IES का इजाफा करेंगे, तो हम खामोशी से सुन के खुश हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ समझ आ गई है। हालांकि सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे वर्ब्स हों जहाँ पे हमें पता चल जाए कि हमने ES लगाना है, कौन से ऐसे वर्ब्स हों जहाँ पे हमें पता चल जाए यहाँ पे हमने IES लगाना है, कौन से ऐसे वर्ब्स हों जहाँ पे हमें पता चल जाए कि हमने सिर्फ S लगाना है। ये चीज़ समझना है, इस चीज़ को आपने समझना है, तब जाके बात बनेगी। अब देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा? S लिखा, ES लिखा, और फिर यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? IES लिखा। अब ये जो वर्ड्स हैं, फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ यहाँ पे ही, शी, इट या फिर अली, ये होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस। अगर ही देखें, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, अली थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, क्योंकि अली क्या है? नाम है। अब आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी,
मैं और हम, ये हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या होगा, यू। सेकंड पर्सन में क्या होगा, सिर्फ यू होगा। उसके बाद थर्ड पर्सन में क्या होगा कि ही, शी, इट या कोई नाम आ जाता है। इनके मैं, इनके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स में क्या आ जाएंगे, ही, शी, इट या फिर अली नाम कोई आ जाएगा, या किसी जगह का भी नाम हो सकता है, किसी चीज़ का नाम भी हो सकता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि थर्ड पर्सन के साथ एक प्लूरल भी होता है, वो होता है दे। तो हमने एस का, ई एस का या आई एस का जो इजाफा करना है, वो उसके लिए कौन से प्रोनाउंस है हमारे पास, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस और नाउन। तो अब हमने क्या करना है, ये चीज़ समझनी है कि हमने एस का इजाफा कब करना है, ई एस का इजाफा कब करना है और आई ई एस का इजाफा कब करना है। ये चीज़ नोट कर लें कि अगर फिक्रे के शुरू में फ़र्ज़ करें एक वर्ड है, ये मैं लिखता हूँ एक्स, सॉरी वर्ड्स नहीं है, ये लेटर्स हैं, एक्स एस एच ओ। तो इसको नॉर्मली क्या कहा जाता है, एक्स एस एच ओ। ये सिर्फ बनाया है इसलिए ताकि आप इसको याद रखें कि जब लफ्ज़ आप सुने एक्स एस एच ओ आपने सुना होगा, एक्स से मुराद क्या होता है, फार्मर, इनके सब का। तो एक्स एस एच ओ से मुराद क्या है, ये बेसिकली लेटर्स हैं। जब किसी वर्ब के आखिर में ये आ जाए, मतलब फ़र्ज़ करें वर्ब है फिक्स, वर्ब है मिस, वर्ब है टीच, वर्ब है गो। अब देखें ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, एस है, ये क्या है, एच है और ये क्या है, ओ है, एक्स एस एच ओ, राइट। यहाँ पे एस एच भी हो सकता है, राइट। अब देखें ये एक्स एस एच ओ आ गया, तो जब ये होंगे तो इन सब के साथ हम क्या करेंगे, ई एस का इजाफा करेंगे। किस तरह, मैं कहता हूँ ही फिक्सेस द टाइम, ई एस लग जाएगा। शी मिसेस हर मदर, वो अपनी माँ को याद करती है, तो शी आया है तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, ई एस कर देंगे। उसके बाद टीचेस, शी टीचेस, वो पढ़ाती हैं, तो टीच आया, आखिर में एच आया, सी एच आ गया, तो एच जब आ जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। इसी तरह गो, मैं कहता हूँ शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती हैं, जब गोज़ कहूँगा तो गो के साथ हम क्या करेंगे, ओ के साथ बाद क्या आ जाएगा, ई एस का इजाफा हो जाएगा। अब आपने ये क्या करना है, एक्स एस एच ओ याद रखना है, चाहे यहाँ पे सी एच हो या एस एच हो, दोनों सूरतों में हमने क्या लगाना है, ई एस इनके साथ लगाना है। हर जगह नहीं लगाना, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और वो भी जब इसके पॉजिटिव फिक्रे हों, पॉजिटिव सेंटेंस हों, तो उस वक्त आपने क्या करना होगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ अपने इन चीज़ों का इजाफा करना होता है। अगर ये चीज़ें आ जाती हैं, एक्स एस एच ओ आ जाते हैं, तो इनके साथ आप क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि हमारे पास दूसरा रूल है, वो बेसिकली क्या है कि आई ई एस कब आएगा, आई ई एस कब आएगा। आपने एक लेटर सुना होगा जिसका नाम क्या है, वाई। अब वाई जो है ये दोनों फंक्शंस प्ले कर रहा होता है, ये कंसोनेंट का फंक्शन भी प्ले करता है और इसके साथ साथ ये सेमी वोवल का फंक्शन भी प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखना ये है कि हमने आई ई एस को एडजस्ट करना है। आई ई एस को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास किस चीज़ का इल्म होना चाहिए, ये देखें, ये वर्ड सुने होंगे आपने, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये ए ई आई ओ यू ये वो लेटर्स हैं जिनको हम वोवल लेटर्स कहते हैं। इनके अलावा जो भी लेटर्स हैं उनको कॉन्सोनेंट लेटर कहा जाता है। कॉन्सोनेंट लेटर अगर वाई से पहले आ जाए तो हम वाई को किस में बदल देते हैं, आई ई में बदल देते हैं। जब इस टेंस को मद्देनजर रखते हैं, साथ क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। अब देखें, फर्ज करें ये मैं लिखता हूँ ही, शी, इट या फिर अली लिख देता हूँ। तो अब मैं इनके आगे एक लफ्ज़ लिख देता हूँ, फर्ज करें ट्राई, क्राई, स्टडी एट्सेट्रा, राइट। तो अब मैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहा हूँ तो मैंने ये पढ़ा है कि जब ही, शी, इट या अली ये इस तरह के इनके प्रोनाउंस फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स होंगे, तो हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एस का या ई एस का या फिर आई एस का इजाफा करेंगे। तो अब देखें इस वाई से पहले क्या आ रहा है,
कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है। अगर वाई से पहले कौन सा लेटर आ जाए, कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए। मैं अगर यहाँ पे लिख भी दूँ वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आए तो हम इसको क्या करेंगे, आई ई में बदल देंगे। इस टेंस के हिसाब से वो क्या हो जाएगा, आई ई एस हो जाएगा साथ। अब क्या होगा, मैं कहता हूँ ही ट्राइज, वो कोशिश करता है। जब मैं ट्राइज लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, टी आर आई ई एस, क्योंकि वाई को मैंने किस में बदल दिया, आई ई में बदल दिया, राइट। और इस टेंस के हिसाब से मैंने उसके साथ क्या ऐड कर दिया, एस कर दिया। तो क्या हो गया, ही ट्राइज, शी ट्राइज। उसके बाद मैं कहता हूँ क्राई, तो क्राई को मैं जब करूँगा तो क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा, राइट। इसी तरह स्टडी को मैं क्या करूँगा, स्टडीज़ हो जाएगा, राइट। यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हों, उनके बाद अगर वाई से पहले कंसोनेंट लेटर आ जाए तो उसको आई एस में बदल देंगे हम। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ आपको कि ये भी होता है, अगर वाई से पहले कंसोनेंट लेटर हो लेकिन वो नाउन हो, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं, ये मैं लफ्ज़ लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि ये मैं लिख देता हूँ फैमिली। अब देखें इन दोनों के आखिर में भी क्या आ रहा है, वाई। अगर आप ये देखें वाई, इससे पहले कौन सा लेटर है, वोवल लेटर है। अगर वाई से पहले वोवल हो तो हम क्या करेंगे, उसके साथ सिर्फ एस लगाएंगे। अगर वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, यानी कि फैमिली की जमा क्या हो जाएगा, आई ई एस हो जाएगा इसमें। तो किस तरह बनेगा लफ्ज़, एक मिनट प्लीज़, एफ ए एम एल आई ई एस, फैमिलीज़, राइट। ये चीज़ समझने वाली है। इसी तरह कोई वर्ब है, मतलब फ़र्ज़ करें ये वर्ब है बाय, बी यू वाई। अब देखें वाई से पहले क्या आ रहा है, वोवल, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, राइट। कभी आपने ये नहीं देखा होगा, बी यू आई ई एस, बाइज, राइट। अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, लेकिन एग्जामिनर नंबर कार्ड देखो और ये गलत हो जाएगा, राइट। तो आप इसको क्या करें, क्रॉस करें, ये क्या है आपका, ठीक है। और ये अगर आप फर्ज करें ट्राई, देखें वाई से पहले आर है इसलिए हमने आई एस में बदल दिया है। ये वाई से पहले क्या है, यू है, ये वोवल है, इसके साथ हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे, राइट। और इसके साथ मैं मज़ीद बताता चलूँ कि आपने सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है कि एक ई एस किन के साथ आएगा और एक आई ई एस किन के साथ आएगा। ये दो चीज़ें अगर आपने याद रख ली तो फिर आपके मज़े ही मज़े हैं, इतने मज़े हैं कि आप सोच नहीं सकते। क्यों, आपने ई एस का भी पता चल गया, आपको आई एस का भी पता चल गया, बाकी बचा क्या हमारे पास, एस। तो इन दो रूल्स के अलावा जितने भी होंगे उन सब के साथ क्या आएगा, एस आएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक किसी किस्म का भी आपको कन्फ्यूजन हुआ, प्रॉब्लम हुई समझने में, तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है। उसके बाद मैं आगे मूव कर रहा हूँ आपको कि ये नंबर 1 इसकी पहचान थी। नंबर 2 वर्ब, तो वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, फर्स्ट। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो फिक्रे के स्टार्ट में क्या आ जाए, ही शी इट आ जाए, तो उस वक्त हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या करेंगे, एस का, ई एस का या फिर आई एस का इजाफा करेंगे। वो भी मैंने आपको रूल बता दिया है कि एस कब आएगा, ई एस कब आएगा और आई एस कब आएगा। ये सिर्फ इनके साथ याद रखना है। अगर फ़र्ज़ करें आ जाता है, जिस तरह मतलब मैं ये लिखता हूँ, आई वी यू दे, दो या दो से ज़्यादा नाम आ जाएं, अली एंड उमर, अगर ये आ जाते हैं, ज़्यादा नाम आ जाते हैं, तो इनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे, ई एस एस या फिर आई एस का इजाफा नहीं होगा। ये पक्का याद रखना है आपने, ठीक है। सिर्फ ये 4 लेटर्स वर्ड्स याद रखने हैं आप, ही शी इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि ये इतनी डिटेल के साथ पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ये जहन नशीन कर लें, जहन में ये चीज़ें बिठा लें, तब जाके बात बनेगी, राइट। उसके बाद तीसरी चीज़ है वो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब से मुराद बेसिकली क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ मेंट बाय हेल्पिंग वर्ब, हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना, हेल्पिंग से मुराद हमदर्दी, अगर वर्ब से मुराद क्या है, फेल। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक सेंटेंस है, उसको कंप्लीट करने में हमारी कौन सा लेटर मदद करता है, कौन सी चीज़ मदद करती है, हेल्पिंग वर्ब्स।
और हेल्पिंग वर्ब की जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो ये क्या है, ये आपको टाइम इंडिकेट करता है। यानी कि जब हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ हुआ होता है तो फ़ौरन पता चल जाता है कि आया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टाइम के साथ है, या इसका ताल्लुक पास्ट के साथ है, या इसका ताल्लुक फ्यूचर के साथ है। हेल्पिंग वर्ब आपकी काफ़ी सारी मदद कर देता है टेंस को, सेंटेंस को पहचानने में। अब देखते हैं, इसमें हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है डू और दूसरा क्या है हमारे पास, डज। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको कि डू कब आएगा और डज कब आएगा। जिस तरह अभी ये डिटेल के साथ हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना सारी ये बातें आपने क्या करनी है, याद रखनी है कि यहाँ में मैं फ़र्ज़ करने लिखता हूँ डू और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डज। तो जो वर्ड्स होंगे फ़र्ज़ करें आई, वी, यू, दे या दो या दो से ज़्यादा नाम आ जाएं, यानी कि अली एंड उमर, इन सब के साथ हम क्या करेंगे, डू इस्तेमाल करेंगे। और एक और चीज़ आपको याद आ गई होगी कि जब हम पॉजिटिव फिक्रा बनाते हैं, आई, वी, यू, दे, अली एंड उमर, उनके साथ हम एस या एस का इजाफा नहीं करते। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है कि जब आई, वी, यू, दे, अली एंड उमर आ जाएँ तो इनके साथ उधर भी एस या एस का इजाफा नहीं हुआ था और इधर भी डू आएगा, डज नहीं आएगा, राइट। और उसके बाद देखें कि ये जो है ही, शी, इट और अली, इनके साथ हम क्या लगाएंगे, डज। यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि मैं कहता हूँ शी डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश, शी डज नॉट स्पीक इन इंग्लिश। तो जब मैं कहूँगा शी डज नॉट स्पीक, आगे स्पीक आया, स्पीक्स नहीं आया, तो आपने ये देखना है कि डू के साथ ऑलरेडी ई एस का इजाफा मौजूद है। एक सेंटेंस में जो पहले वर्ब आ जाता है उसके साथ अगर ऑलरेडी ई एस का इजाफा मौजूद है तो फिर हमें मज़ीद छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती। जब डज आ जाएगा फिर बाकी एस, ई एस, आई एस सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। मैं कहता हूँ ही डजंट ट्राई टू लर्न इंग्लिश, ही डजंट ट्राई। अब देखें ही आया, मैंने डज नॉट लगा दिया, फिर आगे मैंने ट्राइज नहीं लगाया, ट्राई। ये पक्का याद रखना, जब डज आ गया इसके साथ ऑलरेडी ई एस का इजाफा मौजूद है तो आपने आगे क्या करना होगा, सीधा सीधा वर्ड लिखना है, ट्राई लिखना है, ट्राइज में उसको कन्वर्ट नहीं करना। अब ये बात यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। अब इसको काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ लिया है और इसके बाद हम मूव कर रहे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ।